नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राज्यसभा में तीसरे दिन भी कावेरी, आंध्र प्रदेश और पीएनबी मुद्दे को लेकर गतिरोध। सभापति की बार बार चर्चा की अपील के बावजूद कांग्रेस, वामदल, टीडीपी, डीएमके, एआईएडीएमके अपनी अपनी मांगों पर अड़े। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। मूर्तियां तोड़ने की घटनाओं की सभापति ने की कड़ी निंदा, बताया शर्मनाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, देश में सभी विचारधाराओं के लिए जगह। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। लगातार तीसरे दिन नहीं हो सका कामकाज। आंध्र प्रदेश, कावेरी, पीएनबी और मराठी भाषा के मुद्दे में टीडीपी, शिवसेना और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों का अवरोध। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता बनाने की कवायद। सोनिया गांधी ने 13 मार्च को डिनर पर किया आमंत्रित। कई दलों के नेताओं ने कबूला न्योता। यात्री प्रबंधन के मामले में दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट दुनिया में नंबर 1। हर साल 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों का प्रबंधन। सेवा गुणवत्ता में मुंबई एयरपोर्ट दुनिया में अव्वल। राज्यसभा में आज तीसरे दिन भी गतिरोध की वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। बैंक धोखाधड़ी पर चर्चा की अनुमति दिए जाने और कार्यसूची में शामिल किए जाने के बावजूद अवरोध जारी रहने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कड़ी नाराजगी जताई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही टीडीपी और एआईएडीएमके सांसदों ने आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य की मांग और कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर गतिरोध पैदा किया। वहीं सदन में पीएनबी धोखाधड़ी के मुद्दे को लेकर भी गतिरोध रहा। सांसदों के वेल में आने से कार्यवाही बाधित हुई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने बार बार सांसदों से गतिरोध खत्म करके कार्यवाही चलने देने की अपील की। गतिरोध जारी रहने की वजह से सभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। This bank issue is a very important issue. Let us start the discussion. Please go back to your respective seats. The entire country wants discussion. The entire country wants discussion. Please go back to your seats. Every issue is important. Kaveri is important. Andhra is important. This bank issue also is important. I am ready to permit all discussions, but provided if the house is in order. Very bad. Wrong message is going. This is against democracy. Please understand. This is against democracy. The norms of the house. The purpose is different that we have been sent here to discuss, debate and decide. Don't do like this. I once again appeal all the members to go back to their places. The house is adjourned to meet at 2 p.m. in the afternoon. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने हाल के दिनों में मूर्तियां तोड़े जाने की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया है। सदन की कार्यवाही की शुरुआत में उन्होंने इस घटना को लेकर गहरा रोष जताया। I want to make an observation. I have seen in media certain places that statues of different people were vandalized at different places. Readers. No, it's a shame. It's a please. And it's mad whoever does it. Whether it is Tamil Nadu, whether it is West Bengal, whether it is Tripura, whoever does it, it's mad, and appropriate authorities, I hope, will take firm action. That's the view.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के कुछ हिस्सों में नेताओं की मूर्तियां तोड़े जाने की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री ने इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इन घटनाओं पर सख्त रवैया अपनाया है। मंत्रालयों ने राज्यों को एडवाइजरी जारी करके ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों से कड़ाई से निपटा जाए और संबंधित कानून के हिसाब से मामला दर्ज किया जाए। सोमवार को त्रिपुरा के बेलोनिया टाउन में मार्क्सवादी विचारक लेनिन की मूर्ति गिरा दी गई थी। मंगलवार रात तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में समाज सुधारक और द्रविड़ आंदोलन के संस्थापक ईवी रामासामी पेरियार की मूर्ति को तोड़ा गया था। कोलकाता में भी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी मूर्ति तोड़े जाने की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि अगर इन घटनाओं में किसी बीजेपी कार्यकर्ता को शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह ने इस मसले पर त्रिपुरा और तमिलनाडु की राज्य इकाइयों से भी बात की। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि भारत में कई तरह की विचारधाराएं शांतिपूर्ण तरीके से रह सकती हैं। संविधान में भी इसकी परिकल्पना की गई है। बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा कि उनकी पार्टी रचनात्मक राजनीति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संबंध में हमारी होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि यदि कोई भी किसी के संबंध में कोई शिकायत यदि मिलेगी तो आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट निर्देश दें कि कहीं इस प्रकार की किसी हरकत में कोई इन्वॉल्व न हो। जो भी इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस समय हमारे संवाददाता कृति मिश्रा संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका सीधा रुख करेंगे। कृति, पहले अगर बात करें तो मूर्तियां तोड़े जाने की घटनाओं की सभापति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सभी ने कड़ी निंदा की है। और जिस तरह से आज उच्च सदन से सभापति ने अपना संदेश दिया है और इस तरह की घटनाओं को शर्मनाक बताया है, एक सख्त संदेश जरूर गया है इस तरह की घटनाओं को लेकर। जी प्रीति, देखिए ये बहुत ही कड़ा संदेश दिया आज सभापति ने राज्यसभा में। जैसे ही फॉर्मल बिजनेस खत्म हुआ उन्होंने चेयर की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन लाया हाउस में। उन्होंने ये कहा कि इस तरह की जो घटनाएं मीडिया में रिपोर्ट की जा रही हैं, जो मूर्ति तोड़ने की घटना है वो काफ़ी शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी इस तरह की हरकतों में शिरकत कर रहे हैं, इन हरकतों से उनका सिर्फ पागलपन ही झलकता है। साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस तरह के काम के खिलाफ बहुत ही कड़ा एक्शन भी लेंगी। उसके अलावा हाउस के बाहर भी कई सारे लीडर्स से हमारी बात हुई। सारे ही लीडर्स ने इस तरह की घटना को भरसक निंदा की, इस तरह की घटना की। और यहाँ तक कि जो बीजेपी लीडर्स थे उन्होंने कड़े स्वर में ये कहा कि इस तरह की हरकतें नहीं बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी की जो वैल्यू सिस्टम है उसमें को एग्जिस्टेंस सिखाया जाता है। उसमें ये सिखाया जाता है कि सभी विचारधाराओं का सम्मान हो। तो ये मैसेज सभापति की तरफ से भी गया और संसद के बाहर जितने भी राजनीतिक दल थे और खासकर बीजेपी, उन्होंने भी ये साफ किया कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। प्रीति, और अगर अब उच्च सदन की आगे कार्यवाही की बात करें तो कृति, बैंक धोखाधड़ी पर चर्चा की इजाजत दिए जाने, साथ ही उसे कार्यसूची में शामिल करने की भी बात कही। और सभापति ने चिंता जाहिर की कि कार्यसूची में भी शामिल किया गया है, इजाजत भी है, उसके बाद भी बार बार अवरोध पैदा किया जा रहा है और कामकाज आगे नहीं बढ़ रहा है। जी हाँ प्रीति, देखिए आज लगातार तीसरे दिन गतिरोध बना रहा और आज ही नहीं इसके पहले भी सभापति दोहरा चुके हैं कि वो जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो कावेरी वाटर मैनेजमेंट का हो, चाहे फिर वो आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का हो और पीएनबी फ्रॉड का हो, उन सभी मुद्दों पर चर्चा अलाउ करेंगे। और आज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो है वो लिस्टेड भी है। साथ ही सभापति ने ये भी साफ किया कि हर मुद्दे पर चेयर तैयार है और साथ ही सरकार भी तैयार है कि कोई भी मुद्दा हो उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो आज 2 बजे से ये लिस्टेड है और इस डिस्कशन को राजीव चंद्रशेखर जो इंडिपेंडेंट एमपी है वो इनिशिएट करेंगे। उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी अपील की कि जितने भी सदस्य हैं वो इस जो चर्चा है उसमें भाग लें, क्योंकि संसद का ये दायित्व है कि वो जितनी भी देश की परेशानियां हैं उन पर डिबेट डिस्कस करके एक सोल्यूशन निकाले। तो उम्मीद है कि अब 2 बजे जब संसद की कार्यवाही वापस चालू होगी तो सभी जो ऑपोजिशन है, चाहे फिर वो टीडीपी के मेंबर्स हों, एआईएडीएमके के मेंबर्स हों, सब एकजुट होकर इस चर्चा पर डिस्कशन इस मुद्दे पर डिस्कशन करें। बिल्कुल प्रीति, हम लगातार आपसे कार्यवाही को लेकर अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और राज्यसभा के बाद अगर बात लोकसभा की करें तो लोकसभा में गतिरोध को खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के साथ सर्वदलीय बैठक चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बैठक को बुलाया है। लोकसभा की कार्यवाही में आज लगातार तीसरे दिन अवरोध रहा। आज सुबह कार्यवाही शुरू होते ही टीडीपी और शिवसेना समेत दूसरे दलों ने अलग अलग मुद्दों पर अवरोध शुरू कर दिया। टीडीपी के सदस्य आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। अन्ना द्रमुक सदस्य ने कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग की है। वहीं शिवसेना मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग कर रही है। कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने पीएनबी धोखाधड़ी का मामला उठाया। गतिरोध के चलते कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। और इस समय हम रुक करेंगे अपने संवाददाता रवीन सिंह शुरान का। रवीन, लगातार तीसरे दिन लोकसभा में कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा है। तमाम चिंताएं भी अध्यक्ष की तरफ से जाहिर की जा रही हैं और जो बैठक चल रही है उसमें भी ये चिंता जाहिर की जाएगी। किस तरह के आसार हैं इस बैठक को लेकर? फिलहाल क्या आप जानकारी मिल पा रही है? देखिए, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस बैठक को बुलाया गया है ताकि जिस तरह का लगातार गतिरोध सरकार और विपक्ष के बीच बना हुआ है उसको दूर किया जा सके। जो मुख्तलिफ मुद्दे हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश से जुड़ा मुद्दा हो, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा टीडीपी ने पहले ही पिछले सत्र में, इसी सत्र के पिछले चरण में भी लगातार ये मुद्दा उठाते रहे थे। फ्लोर पे अरुण जेटली वित्त मंत्री ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन बावजूद उसके टीडीपी के लगातार सदस्य मांग करते रहे कि जब तक उसका क्रियान्वयन नहीं हो जाता है तब तक वो मुद्दा उनका खत्म नहीं होगा, और उसी मुद्दे को ध्यान में रख के लगातार। इसके अलावा कल जिस तरीके से नीरव मोदी का मामला है या तृणमूल कांग्रेस ने उठाया और कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया, और जो अलग अलग क्षेत्रों में से खबरें आ रही हैं कि मूर्तियों को जो तोड़ा गया है अलग अलग नेताओं की, उन पर तमाम गतिरोध जो है उन सब को आज दूर करने की कोशिश की जा रही है। और स्पीकर जो है वो बैठक के बाद उम्मीद है कि किसी तरह का ये डेडलॉक खत्म होगा और बाकी का जो सत्र है वो सुचारू ढंग से चल पाएगा और काम जो है वो सामान्य गति से हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल रवीन इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और राज्यसभा में आज पूर्व सदस्य डॉक्टर जिनेंद्र कुमार जैन को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों को डॉक्टर जिनेंद्र कुमार जैन के निधन की जानकारी दी। दिवंगत पूर्व सदस्य के सम्मान में सदन में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। We deeply mourn the passing away of Dr. Jinendra Kumar Jain. I request the honorable members to raise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. बीजेपी सांसदों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में रात्रि भोज पर मुलाकात होगी। सांसदों को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मंगलवार को इसकी जानकारी दी गई। इस रात्रि भोज में बीजेपी के सभी सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है। त्रिपुरा में जीत और नागालैंड और मेघालय में बेहतर प्रदर्शन के बाद बीजेपी में उत्साह का माहौल है। पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव तक इस माहौल को बनाए रखना चाहती है, जहां कांग्रेस सत्ता में है। इधर पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी 13 मार्च को विपक्षी दलों को डिनर पर आमंत्रित किया है। उनके इस निमंत्रण को बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सोनिया गांधी ने पहल ऐसे समय में की है जबकि गैर बीजेपी गैर कांग्रेस मोर्चा की संभावनाओं को लेकर चर्चा हो रही है। इससे पहले टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श करने का प्रस्ताव दिया था। एनडीपीपी प्रमुख नेफ्यू रियो एक बार फिर नागालैंड की कमान संभालेंगे। नागालैंड के राज्यपाल पीबी आचार्य ने एनडीपीपी प्रमुख नेफ्यू रियो को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। पीटीआई ने राजभवन सूत्रों के हवाले से बताया है कि 8 मार्च को राजभवन में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। राज्यपाल ने रियो को लिखे पत्र में 16 मार्च या उससे पहले सदन में बहुमत साबित करने को भी कहा है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल को रियो के समर्थन में एनडीपीपी के 18, बीजेपी के 12 विधायकों के अलावा एक जेडीयू और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन पत्र मिला है। एनपीपी के प्रदेश अध्यक्ष ए येपथोमी ने बताया कि उन्होंने भी रियो के समर्थन में राज्यपाल को पत्र सौंप दिया है। राज्यपाल ने उनसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड संगमा के समर्थन पत्र के साथ पार्टी के दोनों विधायकों का हस्ताक्षर वाला पत्र जल्द से जल्द देने के लिए कहा है। इस बीच मुख्यमंत्री टीआर जिलियांग ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। एनपीएफ ने विधानसभा चुनाव में 26 सीटों पर जीत हासिल की है। बिप्लब देब
त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री होंगे। 9 मार्च को राजधानी अगरतला में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले कल उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बिप्लब देब ने त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत राय से मुलाकात की। इस मौके पर सहयोगी पार्टी IPFT के अध्यक्ष NC देव वर्मा भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद बिप्लब देब ने कहा कि 9 मार्च को त्रिपुरा में नई सरकार का गठन होगा। जो मेरे सभी विधायक मित्रों ने जो दायित्व सौंपा है, इस दायित्व को मैं निष्ठा के साथ निभाऊंगा। मेरे साथ उप मुख्यमंत्री के नाते श्री जिष्णु देव वर्मा जी मेरे साथ काम करेंगे और हम लोग मिलके, सभी विधायक मिलके त्रिपुरा को एक वैभवशाली त्रिपुरा बनाएंगे। सहयोगी दल IPFT से उप मुख्यमंत्री पद समेत कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। कल ये इशू में कल सारे से सारे कंप्लीट होगा। किससे बात करेंगे कल? कल हेमंत बिश्व शर्मा जी आ रहे हैं ना, इसके साथ और राम माधव जी और सारे नेता को सर कल पूछेंगे हम लोग IPFT ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर का सवाल में कल ही फैसला। इससे पहले अगरतला में बीजेपी और उसकी सहयोगी IPFT के 9 निर्वाचित विधायकों की मंगलवार को बैठक हुई। इसमें त्रिपुरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिप्लब देव को विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं जिष्णु देव बर्मन को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया और एक मत से विप्लव कुमार देव, इनका एक मत से नेता विधानमंडल के नेता पद के लिए चयन हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विप्लव कुमार जी की नेता करके उनकी घोषणा भी करता हूं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। त्रिपुरा में 25 साल बाद वाम दलों को हराकर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। त्रिपुरा में 60 में से 59 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 35 और उसके सहयोगी दल IPFT ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ शपथ लेने वाले 11 मंत्रियों में HSPDP विधायक सामलिन मालज्यांग भी शामिल थे, जिसके बाद HSPDP अध्यक्ष आर्डेंट पसाया मोहित ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि विधायकों की ओर से पार्टी का आदेश नहीं मानने के बाद उनके लिए पार्टी अध्यक्ष बने रहना सही नहीं है। सोमवार को हुई पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि HSPDP के दोनों विधायक शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन सामलिंग मालंगजियांग ने कोनराड संगमा सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, जबकि पार्टी के एक अन्य विधायक ने भी आदेश को दरकिनार करते हुए शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शिता और जवाबदेही को लोकतंत्र और भागीदार प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण बताया। दिल्ली में कल केंद्रीय सूचना आयोग की नई इमारत के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि पारदर्शी प्रणाली जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि सशक्त नागरिक हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार है और हमारी सरकार पिछले 4 साल से इसके प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक सूचना के 5 प्रमुख स्तंभ हैं जिन पर सरकार लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने CIC मोबाइल ऐप भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अपनी जिम्मेदारियों के महत्व के बारे में जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि बिना कर्तव्य निभाए अधिकारियों का दावा करना संविधान के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ है। एम्पावर्ड सिटीजन हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। पिछले 4 वर्षों में आपने देखा होगा कि किस तरह केंद्र सरकार ने अलग अलग माध्यमों के जरिए देश के लोगों को इन्फॉर्म एंड एम्पावर करने का प्रयास किया है। साथियों, आज के आधुनिक इंफॉर्मेशन हाईवे के 5 पिलर्स हैं जिन पर हम एक साथ काम कर रहे हैं। ये 5 पिलर हैं: आस्क, लिसन, इंटरैक्ट, एक्ट एंड इन्फॉर्म। आधार से सरकारी सेवाओं को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से आगे बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में संकेत दिया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि पहले भी समय सीमा बढ़ाई गई है और जरूरत के हिसाब से फिर ये फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर समय सीमा बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो इसकी घोषणा
महीने के आखिर में की जाएगी ताकि याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी हो सकें। पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ आधार को अनिवार्य रूप से विभिन्न योजनाओं से लिंक करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने 31 मार्च की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि सुनवाई 31 मार्च तक शायद ही पूरी हो पाए। सीबीआई ने कल सिंभावली शुगर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक गुरसिमरन कौर मान से पूछताछ की। ये पूछताछ 110 करोड़ रुपए कर्ज धोखाधड़ी मामले में हुई। इससे पहले कंपनी के निदेशक और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामाद गुरपाल सिंह से भी पूछताछ हुई थी। ओरिएंटल बैंक के साथ कर्ज धोखाधड़ी मामले में गुरपाल समेत 12 लोगों पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई बैंक से लिए गए 2 कर्ज की जांच कर रही है। 98 करोड़ रुपए के पहले कर्ज को साल 2015 में धोखाधड़ी के बाद सामने आई थी। इसके बाद 110 करोड़ रुपए का कर्ज पिछला बकाया चुकाने के लिए गया था। इसे 29 नवंबर 2016 को एनपीए घोषित कर दिया गया। सीबीआई ने कल द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक रीता सेठ से पूछताछ की। रीता सेठ मुख्य आरोपी सभ्य सेठ की मां है। ये मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ 390 करोड़ रुपए के कर्ज धोखाधड़ी का है। रीता सेठ के अलावा सभ्य की पत्नी पुनीता से भी पूछताछ हुई। दोनों से 1 मार्च को भी पूछताछ हुई थी। सभ्य अब तक जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उनका पता लगाने के लिए सीबीआई ने इंटरपोल से मदद मांगी है। कंपनी ने बैंक से 2007 से 2012 के दौरान 389 करोड़ रुपए के कर्ज सुविधा ली थी। बाद में बैंक को पता चला कि कंपनी इसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए कर रही है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट दुनिया के नंबर 1 एयरपोर्ट में शामिल हो गए हैं। हर साल 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को संभालने के मामले में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया में नंबर 1 है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के सर्वे में ये बात सामने आई है। संस्था में 176 देशों के 1953 एयरपोर्ट सदस्य हैं। सर्वे में 34 मानकों पर हवाई अड्डों को परखा गया। पिछले साल आईजीआई एयरपोर्ट ने 6 करोड़ से ज्यादा यात्रियों का प्रबंधन किया। वहीं सेवा गुणवत्ता के मामले में मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहले नंबर पर है। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी ईबीआरडी ने भारत को सदस्य बनाने का फैसला किया है। शेयरधारकों की बैठक में यह फैसला हुआ। सभी सदस्यों ने भारत की सदस्यता को आम राय से मंजूरी दी। भारत ने पिछले साल इसके लिए आवेदन किया था। सदस्यता के लिए भारत को 10 लाख यूरो मूल्य के बैंक के शेयर खरीदने होंगे। बैंक के अध्यक्ष सुमा चक्रवर्ती ने कहा कि इससे भारत और ईआरबीडी के रिश्ते और मजबूत होंगे। बैंक 38 उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को मदद करता है। श्रीलंका सरकार ने कैंडी जिले में बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक हिंसा के बाद देश में 10 दिनों के लिए आपातकाल लगा दिया है। हिंसा मुख्य रूप से श्रीलंका के कैंडी में हुई, लेकिन सरकार ने इस हिंसा को दूसरे इलाकों तक फैलने से रोकने के लिए यह फैसला किया है। कैंडी में 2 दिन पहले मुस्लिम और बौद्ध समुदाय के लोगों के बीच सीधी झड़पें हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म के शख्स की मौत हो गई थी। इस दौरान कई मुस्लिम कारोबारियों की दुकानों में आग लगा दी गई। श्रीलंका की करीब 1.25 करोड़ की आबादी में 10% मुस्लिम हैं, जबकि बौद्ध सिंगली 75% बहुसंख्यक आबादी है। हिंदुओं की संख्या 13% है, जिनमें अधिकांश तमिल मूल के हैं। उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए तैयार हो गया है। उत्तर कोरिया से वार्ता के बाद लौटे दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल ने यह दावा किया है। दक्षिण कोरिया प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख चुंग यू योंग ने कहा कि उत्तर कोरिया भी मानता है कि सैन्य खतरा नहीं होने पर परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि संबंधों को सामान्य बनाने के लिए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अमेरिका से बात करने को तैयार हैं। दोनों कोरियाई देश शिखर वार्ता के लिए भी तैयार हो गए हैं। ये वार्ता अप्रैल में होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध असर दिखाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया वार्ता को लेकर गंभीर दिख रहा है। बात खास शख्सियत की। भारत रत्न और महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की आज पुण्यतिथि है। 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में जन्मे पंत ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान वो लगभग 7 साल जेल में भी रहे। आज़ादी के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 1955 से 1961 के दौरान वो देश के गृह मंत्री भी रहे। गोविंद बल्लभ पंत अच्छे नाटककार भी थे। उन्होंने वरमाला, राजमुकुट और अंगूर की बेटी जैसी रचनाएं लिखी। आज ही के दिन 1961 में उनका निधन हुआ था। इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।